लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13.1 कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13.2। टॉपिक है हमारे पास प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम, ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का गुणन नियम। ये क्या कहता है बच्चों, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उसमें हमारे पास क्या था, PE/F इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास था PE इंटरसेक्शन F/PF। तो यदि मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ PE इंटरसेक्शन F, तो इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, PF.PE/F। ये बन जाता मेरे पास इसका फॉर्मूला। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, वो है क्या, यदि मेरे पास लेता हूँ मैं PF/E, तो ये भी मेरे पास फॉर्मूला बनता है PE इंटरसेक्शन F/PE। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास PE इंटरसेक्शन F, ये वैल्यू क्या बन जाती है, PE.PF/E। ये भी क्या है, प्रायिकता का गुणन नियम। ये दोनों बच्चों गौर से देखो, PE इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F, दोनों में क्या है, PE इंटरसेक्शन F है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड समान है, राइट हैंड साइड ये क्या कहता है। इसको आप इस प्रकार समझो कि फर्स्ट और सेकेंड इवेंट दोनों की प्रायिकता आपको साथ में निकालनी है। यदि आप फर्स्ट इवेंट की प्रायिकता पहले निकाल लेते हो तो सेकेंड की जब निकालो तो फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए निकालो। फर्स्ट की निकाल लेते हो तो सेकेंड की निकालो, तो फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए निकालो। या यूँ ले लो, यदि सपोज दैट आप सेकेंड की पहले निकाल लेते हो तो फर्स्ट की निकालो तो सेकेंड को ध्यान में रखते हुए निकालो। तो यही क्या बन जाता है मेरे पास प्रायिकता का गुणन नियम। यही क्या है बच्चों मेरे पास प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें देखो यही बात ये कह रहा है, PE इंटरसेक्शन F, यदि F की निकालते हो, F की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो, E की निकालो तो F को ध्यान में रखते हुए निकालो। और यहाँ पे यदि E की पहले निकाल लेते हो तो फिर F की निकालोगे तो E को ध्यान में रखते हुए निकालो। यही चीज़ मैंने दोनों यहाँ पे लिखी है। यही क्या है, प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपके पास चलेगा बच्चों स्वतंत्र घटनाएं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है एक कलश है में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। तो मैं ले लेता हूँ कलश में, कलश में मेरे पास है काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या मेरे पास 10 यानी 10, और सफ़ेद गेंदों की संख्या ये है मेरे पास 5। यानी इन ए पॉट देयर आर ब्लैक बॉल्स 10 एंड वाइट बॉल्स आर 5। तो मेरे पास कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी बच्चों, यह बन जाती है 10 + 5 यानी 15, यानी 15। 10 + 5 = 15। अभी आगे क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है कि 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है। और आगे ये कह रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1। आगे ये कह रहा है कि एक पहली गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी, दूसरी गेंद के निकलने से पहले वापस पहली गेंद नहीं रखी जाती। इसका मतलब देखो बच्चों, 2 प्रकार की कहानी होती है। एक तो होता है प्रतिस्थापन, एक तो होता है प्रतिस्थापना और एक होता है बिना प्रतिस्थापना। पहले इसे समझो आप।
प्रतिस्थापना क्या होता है, बॉक्स के अंदर मेरे पास ब्लैक गेंद 10 है और व्हाइट गेंद है 5। मैं गेंद निकालनी है मेरे को 2। सपोज दैट पहली ब्लैक निकाली। प्रतिस्थापना का मतलब होता है जब दूसरी निकालोगे तो पहले को वापस अंदर डालोगे, फिर दूसरी निकालोगे, ये होती है प्रतिस्थापना। जैसे मार्केट से हम गेंद लेने जाते हैं, मेरे को एक गेंद लेनी है तो मैं पहले पहली बाहर निकाल लेता हूँ, फिर उसको वापस अंदर डालूँ, फिर बाहर निकालूँ, तो ये तो होती है मेरे पास प्रतिस्थापना। बिना प्रतिस्थापना क्या होती है, जो गेंद मैंने निकाल ली उसको वापस नहीं मिलाया जाता, इसकी रिवर्स कंडीशन नहीं होती है। तो दूसरी गेंद निकालूंगा तो टोटल जो नंबर है वो मेरे पास कम नहीं हो जाएगा क्या। सपोज दैट ब्लैक 10 है और वाइट है 5, टोटल बनी 15। ये एक निकल गई तो अब पीछे कितनी बची 9। अब कहानी किससे निकलेगी, ये 9 से। और यहाँ पे कहानी किससे निकलेगी, सॉरी 15 में से निकाल लेता हूँ तो ये कितनी बचेगी 14 में से। तो अब कहानी किस पे चलेगी 14 में से। और यहाँ पे कहानी दोनों बार किस पे चलेगी 15 पे। ये है प्रतिस्थापना और ये है बिना प्रतिस्थापना। हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमें ये कह रहा है कि पहली गेंद जब तक दूसरी गेंद वापस, पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, इसका मतलब बिना प्रतिस्थापना के। चूंकि 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापना के निकाली जाती है। कितनी गेंदें निकाली जा रही है, 2 गेंदें। तो मैं यूं ले लेता हूं, ये तो मेरे पास बर्तन, ये काली गेंदों की, ब्लैक गेंदों की नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 10, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 15। फर्स्ट गेंद और सेकंड गेंद। अब ये हमें क्या कह रहा है, मान लीजिए क्लच में प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभव है। इसका मतलब क्या होता है, क्लच में कितनी गेंदें 15 में से कोई भी एक गेंद निकल सकती है। अब ये क्या कह रहा है, तो दोनों काली गेंद के निकलने की क्या प्रायिकता है, यानी इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता। निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता। ये तो गेंद नंबर फर्स्ट और ये गेंद नंबर सेकंड, दोनों की दोनों क्या चाहिए, मेरे को ब्लैक चाहिए। सपोज दैट एट फर्स्ट, सबसे पहले मैं फर्स्ट गेंद को बाहर निकालता हूँ। ये निकाल ली मैंने फर्स्ट गेंद, ये कौन सी निकली, ब्लैक गेंद। तो पहली गेंद के काली होने की क्या प्रायिकता बनेगी बच्चों, काली गेंदों की संख्या कितनी है 10 और टोटल गेंदें कितनी है 15। तो ये बन गया पहली गेंद के काली होने की प्रायिकता इनटू, जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया मेरे पास क्रॉस। अब मेरे को ये गेंद और निकालनी है, ये भी क्या चाहिए ब्लैक। तो बच्चों नोटिस करो, जो पहली गेंद बाहर निकली थी तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या बन गई, पहली के निकलने के पश्चात एक गेंद ब्लैक कम हो गई और टोटल 15 में से कितने बच गए 14। अब पात्र में कितनी गेंदें मेरे पास, 14 गेंदें हैं हमारे पास में, और काली गेंदें कितनी बची है 9, क्योंकि एक तो बाहर निकली बैठी है। तो अब जो सेकंड काली गेंद निकलेगी वो किस में से निकलेगी, यानी अब कंडीशन क्या बन रही है, 10 की जगह तो बचा 9, वाइट 5 की 5 और टोटल कितनी रह गई मेरे पास 14। यानी जी वो ये सेकंड गेंद है वो इनमें से निकलेगी। तो अब इसमें से काली गेंद निकालूं तो मेरे पास काली गेंद की संख्या कितनी है 9 और टोटल कितना बन गया 14। इसको सोल्व कर लो, ये दे देगा रिजल्ट। 5 की टेबल से कट करो इसको, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 इंटू 9/14। तो ये क्या बन जाएगा, 2 को 14 से रिमूव किया 7, तो
3 3 जा 9, तो ये बन जाता है 3/7। एक तरीका तो ये है, ये कौन सा, ये मेरे पास प्रायिकता का गुण नियम है, ये मैंने शॉर्टकट अपनाया, मैंने इसमें यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। अब आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे? इसमें यहाँ पे ले सकते हो प्रथम गेंद के काली होना, और इवेंट सेकंड ले सकते हो द्वितीय गेंद का काली होना। प्रथम गेंद के काली होने की प्रायिकता ये आ जाएगी। द्वितीय गेंद को जब निकालो तो फर्स्ट गेंद को हमें ध्यान में रखना है, तो हमने फर्स्ट गेंद को ध्यान में रखा, तो फर्स्ट गेंद तो निकल चुकने के बाद में कंडीशन क्या बन जाती है, ये तो ये बन जाती है। तो मेरे पास ब्लैक गेंदें रह गई 9 और टोटल कितनी रह गई 14, तो ये बन जाता है 9/14। और इसको सोल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 3/7। अब यदि मैं ले लेता हूँ, यदि इस प्रकार बच्चों देखो मेरे पास में 2 घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम और 3 घटनाओं के लिए इसी प्रकार 3 घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुण नियम क्या बनेगा। मैं ले लेता हूं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले मैं A की प्रायिकता निकालूंगा। अब जब मैं B की निकालूंगा तो A को ध्यान में रखते हुए निकालूंगा, और जब मैं C निकालूंगा तो मैं A और B दोनों को ध्यान में रखते हुए निकालूंगा। तो ये बन जाएगा 3 घटनाओं का प्राय। यदि सपोज दैट मेरे को इसी में से कितनी गेंद निकालनी थी 3, जब तीसरी निकालूंगा तो ब्लैक तो बचेगी 8, वाइट बचेगी 5 और टोटल रह जाएगा 13। तीसरी इस पे निकलेगी। यही कहलाता है प्रायिकता का गुण नियम। कौन सी कंडीशन के लिए? ये उस कंडीशन के लिए है जब ये बिना प्रतिस्थापना है। ये कौन सी कंडीशन आ रही है मेरे पास? बिना प्रतिस्थापना। यदि प्रतिस्थापना होती तो जो मैं निकालता उसको वापस अंदर डाल लेता, तो मेरे पास एक ही प्रकार होता ये। अब देखते हैं बच्चों आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापना के निकाले गए हैं। यानी देयर आर 52 कार्ड्स एंड वी ड्रॉन 3 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट सब्स्टिट्यूशन, यानी बिना प्रतिस्थापना के। हमें जो पत्ता हमें बाहर निकाल लिया उसे वापस नहीं मिलाना है। तो बच्चों इसमें मैं गौर से देखूं तो ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी है मेरे पास में? 52। क्योंकि 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापना के निकाले जाते। कितने पत्ते निकालने हमें? 3। तो ये कह रहा है पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो मेरे को ज्ञात करना है निकाले गए तीन पत्तों में से पहले 2 पत्तों का बादशाह तथा तीसरे पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता। इसे यूं समझो आप कि ताश की गड्डी में, ये ताश की गड्डी है। देखो बच्चों इसमें जिक्र किस किस का है? इसमें टोटल पत्ते कितने हैं? 52। इसमें इक्कों की कहानी, बादशाहों की कहानी है, इक्कों की कहानी है। ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं? 4। इक्के कितने होते हैं? 4।
तो शेष पत्ते कितने बच गए? 52 में से 8 कम कर दो तो ये बचेंगे मेरे पास 44। टोटल कितने हैं? 52। अब इसमें से कितने पत्ते निकालने हैं? पहला पत्ता निकालता हूं मैं। पहले 2 पत्ते क्या चाहिए? बादशाह। तो पहला बादशाह चाहिए मेरे को। तो पहला बादशाह किस में से निकलेगा? इन 4 में से। और टोटल कंडीशन कितनी है? 52। निकल गया बादशाह। अब मैं एक बादशाह और निकालना है क्योंकि पहले दोनों बादशाह निकालने हैं। अब बच्चों नोटिस करो, जब एक बादशाह यहाँ निकल चुका है तो अब बादशाह कितने बचे हैं? 3। इक्के भी कितने हैं? 4। टोटल 44। तो ये कितने रह गए? 51। तो अब जो दूसरा बादशाह निकलेगा वो 3 में से निकलेगा क्योंकि एक तो निकल चुका है मेरे पास में। तो ये बन गया 3/51। टोटल कितने बन गए? 51। अब मेरे को क्या निकालना है? जो तीसरा पत्ता निकालना है वो क्या निकालना है मेरे को? इक्का। इसको इक्का निकालूं तो इसको इक्का कितने हैं बच्चों? मेरे पास अभी भी 4 है। एक बादशाह निकाल लेता हूं तो बादशाह तो हो गए 2, इक्के हैं 4। शेष रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं? 44। तो ये कितने बन जाते हैं? 50। अब मेरे को क्या निकालना है? एक इक्का। इक्के कितने हैं बच्चों? 4। तो 4 में से कोई एक निकलेगा, परंतु ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं? 50। देखो यही काम बच्चों मैंने यहाँ पे बताया था आपको। पहला, दूसरा निकालो तो पहले को ध्यान में रखते, दूसरा निकाला तो पहले को ध्यान में रख लिया, तीसरा निकालो तो पहले दूसरे दोनों को ध्यान में रखो, हमने ध्यान में रख लिया। इसको सोल्व कर दो, यही बन जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट। इसको सोल्व कर लो तो 4 को 52 से कट करता हूं तो 1/13, 3 को 51 से, 1 3 3 बच के कितने? 2 7 3 21 17। 4 को 50 से काटो, कटते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो 2/25। अब इसको सॉल्व कर लो, यही दे देगा मेरे को इसका रिजल्ट। कर लोगे बच्चों सॉल्व या करके दूं? आप सॉल्व इसे अपने आप करोगे, रिजल्ट चेक करोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइटल पे। नेक्स्ट टाइटल आ रहा है हमारे पास स्वतंत्र घटनाएं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्वतंत्र घटनाएं। ये स्वतंत्र घटनाएं होती क्या है? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। फ्रीडमली इवेंट चाहिए। फ्रीडमली इवेंट कब बनता है? जब एक इवेंट की प्रायिकता में ज्ञात करता हूं और दूसरे की ज्ञात करता हूं तो पहले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वो क्या कहलाता है? स्वतंत्र घटनाएं। इसका मतलब यदि मैं PA/B फाइंड आउट करता हूं तो B का A पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब इसकी प्रायिकता किसकी? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल आ जाएगी। इफ यदि PA/B निकालता हूं और उसका मान PA के बराबर आता है तो वो घटनाएं क्या है मेरे पास? स्वतंत्र, यानी B का A पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कहानी यूं ले सकता हूं, यदि B/A हो तो A का B पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये क्या बन जाएगा? PB। क्योंकि बच्चों PA/B का मतलब क्या होता है? B गिवन होती है, A हमें फाइंड आउट करना होता है, तो A की फाइंड आउट करनी है और B का A पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाता है? PA के। तो वो कौन सी घटनाएं बन जाती है? स्वतंत्र घटनाएं। तो और यदि PB/PB बन जाए, यानी A का B पे कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वो भी बन जाती है स्वतंत्र घटनाएं। तो A तथा B स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है, यानी देयर आर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
अब मैं लेता हूँ इसका एक मेरे को फॉर्मूला चाहिए। चूंकि बच्चों आपने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? पी ए अपॉन बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था इसका? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और यदि मैं पी ए अपॉन बी यानी बी का ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पी ए के। तो पी ए अपॉन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी ए। पी ए इक्वल टू क्या बन जाता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो बच्चों मैं यहाँ से लेता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाता है? पी ए इंटू पी बी। यही है स्वतंत्र घटनाओं का अभिष्ट प्रतिबंध। यदि कोई प्रतिबंध इस चीज को, यदि ए और बी की अलग अलग प्रायिकता निकाले और उनका गुणन करें, वो यदि इनका मल्टीप्लिकेशन पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है तो ए और बी क्या कहलाएगी? स्वतंत्र घटनाएं। तो ए तथा बी कौन सी घटनाएं हैं बच्चों? स्वतंत्र घटनाएं। अब कईयों के दिमाग में ये चलेगा, सर आपने पी ए अपॉन बी लिया, यदि मैं पी बी अपॉन ए लेके चलूँ तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या बनता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यदि पी बी अपॉन ए इक्वल टू किसके बराबर हो? पी बी के, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो मेरे पास फॉर्मूला ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी वही आ जाता है जो मेरे पास यहाँ पे पहले से ही मौजूद था। चाहे ये प्रोसेसिंग लेके चलो चाहे ये लेके चलो, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें क्या दिखाती है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये इसका क्या है? ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ पी ए मल्टीपल ऑफ पी बी आल्सो इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, देन वी कैन से ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी ए और बी क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं। बच्चों इस पे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब मैं लेता हूं इसके क्वेश्चन। हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है? एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यानी वन डाइस इज थ्रोन वन टाइम, यानी एक पासा एक बार उछाला जाता है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एक पासे को एक बार उछाला जाता है। इसका मतलब बच्चों सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये आगे क्या कह रहे हैं? घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। 3 का अपवर्त्य होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब 3 का गुणज है, यानी देयर आर वन इवेंट इज नंबर ऑफ शो मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो मैं ले लेता हूं लेट को ई से ई सच दैट पासे पर प्राप्त अंक 3 का क्या? अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 लेता हूं तो मेरे पास ई में क्या क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और आ जाएगा 6। अब मैं आगे आ जाता हूं और क्या कह रहा है? और पासे पर प्राप्त संख्या सम, यानी देयर आर इवन नंबर इज शोन इवेंट एफ। इवेंट एफ क्या बन जाएगा? पासे पर प्राप्त अंक सम संख्या है। तो सम संख्या कौन कौन सी बन जाएगी? 2 4
6। अब बच्चों हमें क्या देखना है, हमें ये पूछा है कि क्या घटनाएं ई और एफ इंडिपेंडेंट है क्या। ई और एफ इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि इफ पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, यदि इस चीज को फॉलो करता है तब तो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, ई की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। ई की प्रायिकता क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, इन देर आर नंबर ऑफ इन ई 2, टोटल नंबर ऑफ 6, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/6। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा अब यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या है, केवल 6। तो देन पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1/6। इसमें नंबर कितने हैं, 1 ही है नंबर, तो इसका 6 है, पर काउंटिंग में कितना आएगा इसका 1, और टोटल नंबर कितने हैं 6। अब मैं यहाँ देखता हूँ पी ई को पी एफ से मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, तो ये क्या है 2/6 डॉट मल्टीप्लिकेशन 3/6। तो इसको कैंसिल करता हूँ तो 1/3, 2 से डिवाइडेशन किया, 1/2 इक्वल टू 1/6। तो हियर यहाँ हम देख सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। जो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है वो वैल्यू पी ई और पी एफ के मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों वैल्यू इक्वल आ रही का इसका मतलब ये सेटिस्फिकेशन दे रहा है। और सेटिस्फिकेशन होने का मतलब क्या है, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई और एफ दोनों क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। ये हमें किया है एक अनभिनत यानी वन अनबेस्ड कॉइन, अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, यानी एक डाइस को कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार। माना ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है, बी दूसरी उछाल पे विषम संख्या प्राप्त होना है। तो हमें देखना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके स्टार्ट से चालू करता हूं। तो किसने किया क्या, एक अनभिनत पासे को 2 बार उछाला गया है। चूंकि एक अनभिनत पासे को दो बार उछाला जाता है, तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बच्चों यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, जितना आप लिख सकते हो उतना आप लिख लिया करो। यदि बूते से बाहर चला जाएगा तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये आ गया। यानी वन अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, एक पासे को अनभिनत पासे को कितनी बार उछाला गया है, 2 बार।
अब ये क्या कह रहा है, मान ले घटना ए यानी इवेंट ए किसको शो कर रहा है, इसको शॉर्टकट यदि लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एक्स वाई सच दैट एक्स वाई एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। एक्स चेंजेबल कितनी बार है 6 टाइम, वाई भी चेंजेबल कितनी बार है 6 टाइम, तो ये कितना आ गया 36, जो मैंने रियलिटी में यहाँ रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रखा है इसको। अब ये क्या कह रहा है, घटना ए इवेंट ए किस प्रकार दे रहा है मेरे को, ए में ये बात कह रहा है पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। पहली उछाल पे विषम संख्या होने का मतलब ये फर्स्ट उछाल ही है, इस पे क्या चाहिए मेरे को विषम संख्या। विषम का मतलब क्या, ओड नंबर, यानी देयर ए इवेंट ए इज रिप्रेजेंटिंग ऑन शो ऑफ फर्स्ट नंबर इज ओड नंबर, यानी पहला अंक क्या है मेरे पास विषम संख्या यानी ओड नंबर है। ओड नंबर कौन कौन सा है, फर्स्ट में ये 1 है 3 है 5 है, तो यह लाइन कंप्लीट आएगी, दूसरी भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। इनमें बच्चों मेरे को केवल पहली उछाल का कहा है ना कि दूसरी उछाल का, तो मैं केवल फोकस किस पे कर रहा हूँ, पहली उछाल पे। तो पहली उछाल क्या चाहिए मेरे को, ओड नंबर चाहिए, ओड नंबर मैंने ले लिया पहले में। इस फर्स्ट रो में क्या है, सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, थर्ड रो में क्या है थर्ड है, फिफ्थ रो में क्या है फिफ्थ है, तो ये आ जाएगा ए में। अब मैं यदि यहाँ इसको लेना चाहूँ तो ए में मेरे पास क्या क्या बन गई, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और यदि इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना चाहो तो मैंने ले लिया x और y सच दैट x एलिमेंट ऑफ 1 3 5 एंड y एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएंगे मेरे पास इतने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एक्स कितनी बार चेंजेबल है 3 बार, और वाई कितनी बार चेंजेबल है 6 बार, तो ये 6 कितनी आ गई 18, काउंट कर लो, यही 18 मेरे पास यहाँ पे। अब मैं ले लेता हूँ इवेंट बी। इवेंट बी, इवेंट बी क्या कह रहा है, इवेंट बी ये कह रहा है द्वितीय उछाल पे विषम संख्या प्राप्त होना। द्वितीय का मतलब क्या हो गई, सेकंड पोजीशन आ गई। सेकंड पोजीशन पे मेरे को क्या चाहिए, ओड नंबर, तो ये क्या बन जाएंगे मेरे पास, एक तो यह लाइन आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ये तीनों मेरे पास आके खड़ी हो गई। तो इनको लिख लेता हूं मैं, b इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। 1 5 2 5 3 5
4 5 5 5 6 5। इसको भी यदि शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये क्या बन जाता है, एक्स वाई, सच दैट x element of 1 2 3 4 5 6 and y element of 1 3 5। ये बन गया इसका शॉर्टकट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, x में कितने चेंजेबल हो रहे हैं, 6 कोई सा ही आ सकता है, y में कितने, ओनली 3, तो 6 3 18, 18 ही है मेरे पास यहाँ पे। मेरे को चेक करना है क्या a और b इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो मैं निकाल लेता हूँ इनकी प्रोबेबिलिटी। पहले निकाल लेता हूँ a इंटरसेक्शन b। a और b में कॉमन क्या है, a और b में कॉमन 1 1, जो दोनों यहाँ जाए, 1 1 1 3 1 5, 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, ये कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितने बन गई, 9 3 3 3। मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 9/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट 18/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में भी कितने थे, 18 थे, 18/36 मैं पी ए को पी बी से मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 18/36 डॉट 18/36 1/2 1/2, इट मीन्स 1/4, और ये भी क्या दे रहा है, 1/4। हियर वी कैन सी दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। इक्वल आने का मतलब क्या है, पी और पी बी का, पी ए डॉट पी बी की वैल्यू 1/4 और पी इंटरसेक्शन बी आल्सो इक्वल टू 1/4। तो देन वी कैन से कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।